आज का जो लेक्चर है वो है न्यूक्लिक एसिड्स. This is the last part of your biomolecules. So we have already done with that of carbohydrates, polypeptides, proteins, amino acids. ठीक. विटामिन्स में बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं हमारे पास. ठीक. तो हम लास्ट टॉपिक एक्चुअली पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स. See बच्चों, when we talk about nucleic acids, बेटा न्यूक्लिक एसिड्स आर जनरली जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इसका मेजर काम क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है बेटा ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है? जैसे बेटे हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से मिलती है, ठीक, या हमारे कुछ कैरेक्टर्स हमारे मदर फादर से मिलते हैं. सो दैट इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन फ्रॉम आवर मदर एंड फादर टू अस बाय दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स. अब न्यूक्लिक एसिड जो है वो दो तरह के होते हैं. एक हमारे पास होता है डीएनए. डीएनए डीएनए जो है इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. राइबोन्यूक्लिक एसिड ये डीएनए है. डीएनए जो होता है इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक वी. ठीक, लाइक जो भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं. सो डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स. हायर ऑर्गेनिजम्स, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है. और वैसे ही एक होता है बेटा आरएनए. ठीक, एक होता है आरएनए. अब आरएनए क्या होता है बेटा? आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहलाता है. राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. जनरली इट इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स. जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा ऑर्गेनिजम्स. बट मैं ऐसा कहीं नहीं बोल रहा हूं कि हायर ऑर्गेनिज्म में आरएनए नहीं पाया जाता. हम में भी आरएनए होता है, पर हमारे में जेनेटिक मटेरियल का काम नहीं करता. इसमें हमारे बॉडी में इसके फंक्शन कुछ और है. जैसे प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है हमारी. तो इट वर्क्स इन प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा इन हायर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है बच्चों. देखो प्यारे बच्चों, जहां तक हम डीएनए आरएनए की बात करते हैं, दो दे आर जेनेटिक मटेरियल. ऐसा नहीं जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स एंड डीएनए जेनेटिक मटेरियल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म. तो ऐसा नहीं होता कि लोअर ऑर्गेनिज्म में डीएनए नहीं हो सकता है. ठीक, ऑब्वियसली देयर आर मेनी एक्सेप्शंस. बट यहां हम मेजर बात कर रहे हैं, जनरल बात की बात कर रहे हैं. तो जनरली जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं, आप हो गए, घोड़े गधे बंदर हो गए, इन सब में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा हायर ऑर्गेनिज्म में? दैट इज डीएनए. और हमारे अंदर जो आरएनए है, हमारे अंदर आरएनए जरूर होता है, लेकिन वो सेल के जो अंदर आरएनए होगा वो और फंक्शन परफॉर्म करता है देन दैट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करना. जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन करने का काम हमारे में डीएनए का है. क्लियर हो गया? यानी हम ये कह सकते हैं कि डीएनए इज आवर मास्टर मॉलिक्यूल. हमारी बॉडी में जो भी एक्शन हो रहे हैं दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएनए बेसिकली. जैसे प्रोटीन्स बनते, कोई भी चीज बनती है हमारी, दैट इज अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए. ओके, देखो हमारा हर फंक्शन जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम. हम आंख भी ब्लिंक करते हैं तो दो तरीके से करते हैं. एक जो नेचुरली हो रही है हमारी आंख ब्लिंक, हम ऐसे खड़े हैं तब भी हमारी आंख ब्लिंक हो रही है, और एक हम जबरदस्ती करते हैं ना भाई, ऐसा भी होता है ना. तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री, एंड दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. इसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, हर फंक्शन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है. एंड एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. बेसिकली प्रोटीन से मिलकर एंजाइम बनते हैं. और किस फंक्शन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, कहां पे चाहिए, ये सब गाइड करता है डीएनए. यानी हमारी बॉडी का अगर मास्टर मॉलिक्यूल कोई बोले, जैसे अगर बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी का जो मास्टर
यू कैन से ग्लैंड है, हम उसको बोलते थे हाइपोथैलेमस है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आवर बॉडी। और फिर बोलते पिट्यूटरी इज कमांडर ऑफ आवर बॉडी, है ना बेटा, ऐसा बोलते हैं बायोलॉजी में। लेकिन अगर मास्टर मॉलिक्यूल की बात करें तो हमारी बॉडी का मास्टर मॉलिक्यूल डीएनए है, हमारे सारे फंक्शन इसके कंट्रोल में रहते हैं, हमें जो चाहिए होता है डीएनए ही बना के देता है, और हमारी इंफॉर्मेशन जो अगली जनरेशन तक पास ऑन करता है वो भी बेटा डीएनए ही करता है। ऐसे काम लोअर ऑर्गेनिज्म में लाइक बैक्टीरिया वायरस में आरएनए करते हैं। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ये दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स, ये तीन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं बेटा। न्यूक्लिक एसिड्स, इसके तीन कंपोनेंट बेसिकली होते हैं बेटा। ये तीन कंपोनेंट क्या क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास इसमें कंपोनेंट आएगा फॉस्फोरिक एसिड। पहला कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड ये पहला कंपोनेंट है बेटा न्यूक्लिक एसिड्स का। समझ में आई? फॉस्फोरिक एसिड जैसा कि आप जानते हैं H3PO4, ये पहला कंपोनेंट है हमारे पास। दूसरा होता है शुगर कंपोनेंट। शुगर कंपोनेंट, शुगर बेटे डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, दूसरा कंपोनेंट होता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस, इन तीन चीजों से मिल करके, ये मेजर तीन चीजें हैं जिससे मिल करके हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। देखो बेटा, शुगर और नाइट्रोजीनस बेस आपस में ज्वाइन करते हैं, और जब शुगर और नाइट्रोजीनस बेस ज्वाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस इज न्यूक्लियोसाइड। और जब आप क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड को या फॉस्फेट ग्रुप को इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जोड़ देते हैं, तो ये तीनों का मिलकर के जो बनता है बेटा, ये तीनों का मिलकर के जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब आप एक सिंपल तरीके से याद रखना, फॉस्फेट साइड में रखा तो न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट टाइड कर दिया, जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड। आसानी से याद हो सकता है। इफ फॉस्फेट इज टाइड देन इट इज न्यूक्लियोटाइड, इफ फॉस्फेट इज साइड देन इट इज न्यूक्लियोसाइड। समझ में आई? यानी शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिला के न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ा फॉस्फेट ग्रुप बाय फॉस्फोरिक एसिड, so that is called as nucleotide. And these nucleic acid are basically polymers of nucleotides. इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर को हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। समझ में आई? जैसे प्रोटीन्स के मोनोमर्स थे अमीनो एसिड्स, वैसे न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड के आगे तीन कंपोनेंट, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, दैट इज शुगर, दैट इज नाइट्रोजीनस बेस। क्लियर? अब हम इन तीनों को अलग अलग से डिस्कस करते हुए चलते हैं कि कौन से किस तरह का होता है। सबसे पहले मैं आपके साथ पकड़ रहा हूं बेटा, द फर्स्ट वन इज, यू कैन से इज, द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजीनस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस, पहली बात हम नाइट्रोजीनस बेसिस की करेंगे। नाइट्रोजीनस बेसिस इस नाम से क्लियर हो रहा है कि जिसमें नाइट्रोजन होगी ऐसा कोई कंपाउंड होगा। नाइट्रोजीनस बेसिस आगे दो तरह के होते हैं बेटे। सबसे पहले होते हैं पाइरीमिडीन्स। पाइरीमिडीन्स, ठीक है जी, पाइरीमिडीन्स। पाइरीमिडीन्स सिंगल रिंग्ड होते हैं। सिंगल रिंग्ड होते हैं, जिसमें सिंगल रिंग होता है, एक रिंग होता है, वो पाइरीमिडीन होते हैं। और दूसरे हमारे पास होते हैं प्यूरीन्स। प्यूरीन्स, प्यूरीन जो होते हैं ये बेटे डबल रिंग्ड होते हैं। डबल रिंग्ड होते हैं, ठीक। अब जो पाइरीमिडीन है वो आगे तीन है बेटा। पाइरीमिडीन आगे तीन है। ये तीन पाइरीमिडीन कौन कौन से हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पाइरीमिडीन हमारे पास होता है यूरासिल। यूरासिल।
अब यूरासिल का थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके यूरासिल कैसा होता है। यूरासिल में बेटे हमारे पास यहां डबल बॉन्ड ओ रहेगा, यहां एन, ठीक, और इसी की मेटा पोजीशन पे फिर डबल बॉन्ड ओ होगा, यहां पे फिर से क्या लगाएंगे एन एच, यानी नाइट्रोजिनस बेस है तो NH तो होना ही है, और यहां पे डबल बॉन्ड रहेगा इधर। ये यूरासिल का मॉलिक्यूल मैंने आपको बना के दिखाया है बेटा, दिस इज यूरासिल। समझ में आई? अगर आप इसकी नंबरिंग, जो भी हेट्रोजीनस रिंग्स होते हैं उसकी नंबरिंग हेट्रो एटम से होती है, अगर आप इसकी नंबरिंग यहां से शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे इसमें NH है, और सिक्स्थ और सेकंड पोजीशन में इसमें क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड O है, और बाकी फिफ्थ और फोर्थ कार्बन के बीच में हमारे पास यहां पर डबल बॉन्ड रहता है। ये यूरासिल होता है। देखो बेटा इसमें रिजोनेंस तो हो ही सकती है, ऑब्वियसली देखो कंजुगेशन है तो रिजोनेंस तो पॉसिबल है ना बेटा। आप चाहो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां कर दो, ठीक, तो इसकी रिजोनेंस शो करेंगे तो ओ इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, ये इनोल है, क्या है ये, इनोल है, दिस इज एन इनोल। तो इनोल जब भी इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, यानी यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, तो H यहां आ जाएगा, 1,3 माइग्रेशन होगी कि नहीं होगी, और उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और ऐसा लिखा हुआ पाया जा सकता है बेटा। देखो यहां पे OH हो सकता है, कीटोन की जगह क्या हो सकता है, OH, क्योंकि यहां पे क्या हो गई, इनोलाइजेशन हो गई, क्या हो गई, इनोलाइजेशन हो गई। अब हमारे पास डबल बॉन्ड अगर इसमें बनाएंगे, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा बेटा, ठीक, क्लियर, H यहीं से निकला है हमारे पास, ये तो अपनी जगह है ही, और डबल बॉन्ड यहां आ सकता है। सो दिस इज अगेन व्हाट यू कैन से यूरासिल। ये यूरासिल की दो फॉर्म्स हो गई, और कुछ भी नहीं है, सिंपली हमारे पास नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहां गए, ठीक, अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन यहां गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां गए, तो ये वाला H जो है वो यहां से यहां माइग्रेट हो जाएगा, तो 1,3 माइग्रेशन, तो टॉटोमेरिज्म से ये बनेगा भाई। सिमिलरली यहां के लोन पेयर, यहां के लोन पेयर यहां का लोन पेयर यहां, तो यहां के यहां, तो ये वाला H जो है यहां माइग्रेट हुआ, तो उसकी वजह से ये बन गया। तो यूरासिल इस तरह का मॉलिक्यूल होता है। क्लियर हो गया बेटा? यूरासिल जो है ये बेटे RNA का कंपोनेंट है, यूरासिल DNA में नहीं पाया जाता, यूरासिल सिर्फ किस में पाया जाता है, RNA में पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो सर फिर DNA में क्या होता है बेटा? देखो DNA में यूरासिल नहीं होता है, DNA में हमारे पास इसकी जगह पे होता है थाइमीन। बेटा थाइमीन के प्लीज स्पेलिंग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर से स्पेलिंग में कुछ गलती करते हो ना बेटा तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, वो थायामीन बन जाता है। अगर THAIMINE लिख दोगे थायामीन, सो दैट इज वाइटामिन, दैट इज वाइटामिन, थायामीन इज वाइटामिन, थाइमीन इज नाइट्रोजिनस बेस। इसमें फर्क समझना। अब इसमें और इसमें कितना का फर्क है, बहुत सिंपल, आपने जब इसका स्ट्रक्चर बनाना है बिल्कुल सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम, ऐसे ही जैसे ऊपर बनाया था वैसा ही स्ट्रक्चर यहां बनाएंगे, यहां डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड O, और यहां CH3, बस एक ही फर्क है कि इसके और दो पोजीशन पे CH3 हुआ करता है, ये थायामीन है। अब थायामीन का बेटा इनोलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो ना भाई, कि नहीं बना सकते हो? ये वाला H यहां माइग्रेट कर देना, ये वाला H यहां माइग्रेट, और यहां क्या आएगा, डबल बॉन्ड, यानी इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बना सकते हैं अगर हम चाहे तो। कैसा, यहां पे N, यहां पे OH, यहां तो डबल बॉन्ड था ही, यहां पे OH, यहां पे N, यहां पे डबल बॉन्ड था ही, यहां CH3, अब इनोलाइजेशन की वजह से यहां पे भी हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये थायमीन।
एंड थायमीन इज द कंपोनेंट ऑफ डीएनए। थायमीन जो है ये डीएनए में पाया जाता है, ये आरएनए में नहीं पाया जाता बेटा। दिस इज नॉट फाउंड इन आरएनए। ठीक, ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स हैं बेसिकली देखा जाए तो, बोथ आर रिप्लेसमेंट्स ऑफ ईच अदर। छोटा हो जाए यार। ठीक, आर यू क्लियर अबाउट दिस? और तीसरा जो हमारे पास है बेटा, तीसरा जो कि कॉमन पायरिमिडीन है, जो आरएनए में भी होता है, जो डीएनए में भी होता है, एंड दैट इज मेरे प्यारे बच्चों साइटोसिन। साइटोसिन तीसरा हमारे पास हुआ, साइटोसिन। प्यारे बच्चों, साइटोसिन का स्ट्रक्चर जब हमने बनाना है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम इसमें नहीं है। सिर्फ इसकी जगह पे अमीन ग्रुप लिखना है, सिर्फ इसकी जगह पे अमीन ग्रुप लिखना, जहां पे सी डबल बॉन्ड हो, बाकी सब कुछ सेम है। यानी कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे, यहां NH2, यहां NH, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां NH, यहां पे डबल बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट यू कैन से साइटोसिन। क्या इसका इनोलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम? कैन यू फॉर्म इनोलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दिस? क्योंकि ऑब्वियसली यहां वाला H यहां और यहां वाला H यहां, यानी इसका स्ट्रक्चर भी हम अगर इनोलाइज करके बनाएं, और वो ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेटा, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी होती है। N, यहां पे NH2, ठीक, यहां तो डबल बॉन्ड था ही, यहां हमारे पास क्या आ जाएगा OH, और यहां पर NH, यहां तो डबल बॉन्ड था, यहां आया, यहां आया। अब यहां NH लिखेंगे, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, गड़बड़ हो गई। यहां पे N रह जाएगा जब इनोलाइज हो जाएगा तो। ठीक, सो दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन हैव, दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर वी कैन हैव फॉर दैट ऑफ साइटोसिन। तो ये तीन स्ट्रक्चर हो गए। साइटोसिन इज कॉमन टू डीएनए, कॉमन टू डीएनए एज वेल एज आरएनए। ये डीएनए में भी पाया जाता है, ये आरएनए में भी पाया जाता है। तो ये सिंगल रिंग्ड हमारे पास हो गए, एंड दे आर कॉल्ड एज पायरिमिडीन्स। आर यू क्लियर? हाँ जी बेटे। किसमें बेटे? इसमें, इसमें ऐसा है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां जाएंगे पुत्र, ठीक, और हाँ, अब यहां वाला H जो है वो बेटे बाहर निकल जाता है। इसमें इनोलाइजेशन किसी ना किसी मीडियम की प्रेजेंस में होती है बेटा। ठीक, तो उसमें हमारे पास यहां का लोन पेयर जब यहां जाएगा, जस्ट टू गिव एन एरोमेटिक कैरेक्टर, तो H पॉजिटिव विल बी लॉस्ट। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन सकता है हमारे पास। तो क्योंकि एरोमेटिक है और एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा रहते हैं और इसमें कम रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये तो थे बेटे आपके पास सिंगल रिंग्ड कंपाउंड्स। ठीक, सिंगल रिंग्ड कंपाउंड्स जो कि क्या थे? पायरिमिडीन। नाउ टॉकिंग अबाउट प्यूरीन्स। प्यूरीन्स जैसे कि बताया डबल रिंग्ड होते हैं बेटा। डबल रिंग्ड प्यूरीन्स की बात करते हैं। पहला हमारे पास प्यूरीन ऐसे ही बनाना है बेटे। इसमें एक 6 मेंबर्ड रिंग है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक, बिल्कुल सेम उसी तरह से रखना है। यहां पे NH NH, बस ये वाला जो रिंग है वो नाइट्रोजन के थ्रू कंप्लीट होता है बेटे। अब यहां पे डिपेंड करता है हमारे पास कौन सा है। यहां पे जो ग्रुप है दैट एक्चुअली गिव्स अस कि हमारे पास किस तरह का पायरिमिडीन है, रादर प्यूरीन है। अब इसमें अगर हमने यहां पे लगाया बेटा NH2, ठीक, ऊपर क्या लगा दिया? NH2, और यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो फिर ये H हटा देना बेटा, जस्ट अ सेकेंड, ये H हटा देना, ये H हटा देना। ठीक, ये पहली तरह का हमारे पास एडेनिन नाम का, एडेनिन नाम का, एडेनिन नाम का प्यूरीन है।
ठीक। और रही बात, अगर हम बनाएंगे दूसरा गुआनिन, गुआनिन में कोई खास फर्क नहीं, सिर्फ इस और इस पोजीशन को फर्क देना है। इसमें सिर्फ क्या होगा, यहां पे OH आएगा, यहां N, यहां NH2, यहां तो N था ही, यहां N था ही, यहां CH, यहां N, यहां डबल बॉन्ड था ही। अब बेटे यहां डबल बॉन्ड आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। तो ये अगर आपके पास OH और NH2 लगा हुआ है पुत्र, और ये तो रहना ही है, पूरा नहीं बनाया मैंने एरोमेटिसिटी कंप्लीट करने का, ठीक। तो ये एडेनिन और ये आपके पास क्या हो गया, ग्यूआनिन, ग्यूआनिन। गॉट इट और नॉट बेटे, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। ये दो डबल रिंग्ड है, प्यूरीन्स है। तो प्यूरीन्स हो गए एडेनिन एंड गुआनिन, और जबकि पायरिमिडीन हो गए यूरासिल, थाइमीन और साइटोसिन। बेटे लिखने में यूरासिल को हम लोग जब हम लिखते हैं डीएनए में यू लिख देते हैं आरएनए में, और थाइमीन को टी लिखते हैं, और साइटोसिन को हम सी लिखते हैं। उसी तरह से एडेनिन को बेटे ए लिखा जाता है, और गुआनिन को बेटे जी लिखा जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? अब ये तो था बेटा नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं, कितनी तरह के हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से हैं और कितने तरह के, डबल रिंग कौन से, सिंगल रिंग कौन से। यही भूलना नहीं है, स्ट्रक्चर इसके नहीं पूछे जाते, ये वैसे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, आपको सिर्फ पूछा जाएगा सिंगल रिंग कौन, डबल रिंग कौन, डीएनए में कौन, आरएनए में कौन। तो जो आपके सिंगल रिंग है यूरासिल, थायमीन, साइटोसिन। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक, यूटीसी के नाम से याद रख लेना, ये सिंगल रिंग होते हैं, और एजी डबल रिंग्ड होते हैं। क्लियर? एडेनिन गुआनिन। और इसमें यूरासिल is the component of RNA, it is not found in DNA, and thymine is the component of DNA not found in RNA. हालांकि there are some exceptions also, बायोलॉजी वाले बच्चों को पढ़ाए जाते कई वायरस जिसमें आरएनए के अंदर थायमीन होता है, या कई वायरस ऐसे पढ़ाए जाते हैं, कई चीजें ऐसी पढ़ाई जाती, कई बैक्टीरिया जिसके अंदर डीएनए के अंदर यूरासिल पाया जाता है। वो एक एक्सेप्शन वाली बात है, वो आप उसमें पढ़ेंगे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में नथिंग टू डू विद दैट। तो केमिस्ट्री में ये हमने प्यूरिन, पायरिमिडीन पढ़ लिए। क्लियर हो गया ये सारा? आगे चलते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या था बेटा? दूसरा कंपोनेंट था शुगर कंपोनेंट। शुगर कंपोनेंट बेटे न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास पेंटोस शुगर्स होती हैं, पेंटोस शुगर्स होती हैं। नाउ व्हाट द हेल इज पेंटोस शुगर? बेटे 5 कार्बन वाली शुगर इज पेंटोस शुगर ना, 5 कार्बन वाली शुगर इज पेंटोस शुगर। देखो बेटे हमारे पास इसमें 2 तरह की होती है, एक राइबोस शुगर होती है। बेटा राइबोस शुगर आरएनए का कंपोनेंट है, तभी उसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और दूसरी डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। ठीक, ये डीएनए का कंपोनेंट है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। जी हाँ, कौन से इसमें पाए जाते हैं, डीएनए में, आरएनए में? वो दोनों में पाए जाते हैं, सिर्फ यूरासिल और थायमीन में हमारे पास क्या है, चेंज है, बाकी कहीं नहीं है। ठीक, अब जो राइबोस है, सी राइबोस शुगर कैसे, पेंटोस शुगर है, यानी 5 एटम का बना हुआ होगा। ठीक, तो हमने कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, प्लीज, वेरी वेरी सिंपल, कोई ज्यादा मुश्किल है ही नहीं। हम जानते जब भी 5 एटम का रिंग बनाते ऑक्सीजन मस्ट बी टेकन एट टॉप ना, तो ऑक्सीजन इज टेकन एट टॉप, और इस तरह से करके हमारे पास 5 एटम का रिंग बना। अब ये ना ये जो होते हैं बेटा, ये बीटा होती है, बीटा फॉर्म में क्या होता है बेटा कि OH ऑन द फर्स्ट कार्बन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, अबव द प्लेन। तो बेटे ये वाला OH हमेशा यहां पे अबव द प्लेन पाया जाएगा, यहां पे OH, यहां H, यहां पे OH, यहां H,
ऑटोमेटिकली यहां CH2OH और यहां पर H, ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोस शुगर का। बेटे यहां से नंबरिंग शुरू करें अगर 1 2 3 4, तो बेटे यहां हम जो बोल रहे हैं 2-डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। 2-डीऑक्सी मतलब क्या कि सेकंड कार्बन का O हटाना है। डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, तो सेकंड कार्बन का O हटा देना है और स्ट्रक्चर बना लेना है। वेरी वेरी सिंपल है। यहां पे रखा O, ये हराई क्यों आ रहा है भाई, ये O और यहां पर OH H, यहां पर देखिए सेकंड कार्बन का O हटा दिए, सेकंड कार्बन का O हटा दिए, यहां पे भी H, यहां पे भी H, यहां OH, यहां H, यहां CH2OH और यहां H। ठीक है जी, ये हमारे पास राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर और ये राइबोस शुगर, ये दो तरह की शुगर होती है। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, जैसे बोला डीऑक्सीराइबोस डीएनए में और राइबोस शुगर किसमें? आरएनए में। कहां पे? हाँ जी, दोनों तरफ एच है जी। हमने ऑक्सीजन निकाल दिया ना, तो ऑक्सीजन तो डीऑक्सी होगा ना। अगर दोनों में से किसी एक जगह भी ओ लगा दूंगा तो डीऑक्सी कहां से आया? डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का निकल जाना। आर यू क्लियर अबाउट दिस? एंड द थर्ड पार्ट विच इज फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, थर्ड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट था शुगर और थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, वैसे तो फॉस्फोरिक एसिड आपको पता है H3PO3 PO4 होता है ना भाई। तो इसका स्ट्रक्चर आपने अपने पी ब्लॉक में पढ़ लिया हुआ है कि पी के साथ हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है और हमारे पास सबसे पहले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये लगते हैं और फिर इसमें 3 क्या लगेंगे? H लगेंगे और यहां डबल बॉन्ड O। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाता है बेटे तो ये फॉस्फेट ग्रुप रह जाता है, अपने H दे देता है। बॉन्ड बनाता है तो H और OH निकलेंगे ना भाई, तो बॉन्ड बनाते हुए ये अपने फॉस्फेट ग्रुप्स दे देता है और इस वजह से इसको जनरली हम ऐसे भी लिखा करते हैं H देने के बाद, फॉस्फेट ग्रुप। बोलो क्लियर बच्चा लोग, समझ में आया? अब ये 3 कंपोनेंट थे जिसने हमारे डीएनए एंड आरएनए बनाए, तीनों कंपोनेंट मैंने आपको क्लियर किए। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है, कैसे न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है। तो पहले बताओ न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो इसमें मान लो अपन दो ले लेते, एक एडेनिन ले लेते हैं। ठीक, एडेनिन जो है वो कैसा है हमारे पास? एडेनिन, और दूसरा शुगर कंपोनेंट ले लेते हैं। दो चीजें लेंगे, शुगर कंपोनेंट और एडेनिन। शुगर मैंने ले ली, ये पहले मैं क्या बना रहा हूं बेटा? मैं बना रहा हूं न्यूक्लियोसाइड, है ना। तो मैंने यहां पे ये शुगर कंपोनेंट ले लिया, यहां पे OH, यहां H, यहां पे OH, यहां H, यहां पे OH, यहां H, यहां CH2OH और यहां H। एम आई क्लियर? अब इसके साथ मान लो कोई एक नाइट्रोजनस बेस लेते हैं, से मैंने एडेनिन ले लिया। एडेनिन का 5 एटम वाला रिंग मैं इधर दिखा रहा हूं और 6 एटम वाला रिंग मैं दूसरी जगह दिखा दूंगा। सॉरी, ठीक, और बाकी डबल बॉन्ड्स हैं हमारे पास। डबल बॉन्ड विल बी हियर, यहां पे क्या होगा? NH2 डबल बॉन्ड विल बी हियर एंड डबल बॉन्ड विल बी हियर। ये स्ट्रक्चर और एक डबल बॉन्ड हम यहां बनाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन और नॉट? इज दिस द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन और नॉट? अब एडेनिन जो है उसका ये देखिए, ये वाला H इस OH के साथ कंडेंस करता है। ये H
एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं? नाइट्रोजन से जुड़ा है तो एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं? तो एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये इसके साथ कंडेंस करता है, और जब ये कंडेंस करेगा तो देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, यहां पे O, यहां पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस CH2OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, और यहां पर H, और इसका क्या जुड़ा? N। ठीक, N किसका जुड़ा बेटे? उस रिंग का। ठीक, N CH N डबल बॉन्ड NH NH, यहां डबल बॉन्ड, ओ सॉरी वो तो वहां लगा दिया मैंने, NH2। ठीक है बच्चा, अब ये जो बना हमारे पास, ये सारा हमारे पास हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। तो इस सारे को हम यहां पे बोल सकते हैं ये पार्ट हो गया न्यूक्लियोसाइड। बोलो बेटे न्यूक्लियोसाइड कैसे जुड़ा, कैसे बना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई मुश्किल है इसमें क्या? नाउ अब हम इसका क्या टाई करेंगे? फॉस्फेट। अब फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल था बच्चों। ठीक, फॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे? P, यहां डबल बॉन्ड O, अगर मैं इधर OH लिख दूं, इधर OH लिख दूं, इधर OH लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? दिस इज OH एंड दिस इज एन एसिड। इज इट क्लियर? तो हमारे पास यहां से इसको निकाल देने का। ठीक, जब यहां से इसको निकाला तो अब क्या इसका बॉन्ड बना सकते हो तुम लोग? इसका बॉन्ड बना सकते हो कि नहीं? तो इसका बॉन्ड बना लीजिएगा, ये उतार के यहां फॉस्फेट जोड़ लीजिएगा। अब ये इसके साथ जुड़ने के बाद जब ये वाटर निकल जाएगा, जुड़ने के बाद क्या बनेगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आफ्टर रिमूविंग दिस वाटर, मैंने इस वाटर को रिमूव कर दिया, से मैं इस वाटर को रिमूव करने की कोशिश करता हूं, अगर हो जाए। हो गया। और हमने यहां पे क्या जोड़ा? ये लो। अब ये जो पार्ट था हमारे पास, दिस पार्ट वॉज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड, बट जब इसको जोड़ दिया गया ये टोटल कंपोनेंट बन गया न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है बेटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? पर एक बात देखना जरा ध्यान से, इसमें इसके थ्रू ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है कि नहीं? एक बात बताओ फटाफट से, ये वाला हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्ड और नॉट, है ना? और ये वाला नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, दे ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना बेटा? और इसी वजह से ये आगे स्ट्रक्चर देगा, इस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से ये आगे स्ट्रक्चर देगा। पहले बोलो न्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया कि नहीं? सो दिस इज हाउ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। और न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है हमारे पास? डीएनए एंड आरएनए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डीएनए कैसा होगा और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब ये तो हमें क्लियर हो गया न्यूक्लियोटाइड कैसा, न्यूक्लियोसाइड कैसा।
देखो बेटे, जब हम आरएनए की बात करते हैं, आरएनए की बात करते हैं, आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। बेटा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है जी। यानी इसका बेसिक फ्रेमवर्क देखें तो फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइंस टू शुगर ग्रुप, phosphate group joins to sugar group and sugar joins to nitrogenous base, nitrogenous base। nitrogenous base को बेटे क्या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं शॉर्टकट में कि यहां पे हमारे पास से U आ गया, यूरासिल, ठीक है जी। फिर दिस शुगर ज्वाइंस टू फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ज्वाइन टू शुगर, शुगर फर्दर ज्वाइंस टू नाइट्रोजनस बेस से C आ गया, ठीक। फिर ये फॉस्फोरस ज्वाइंस टू शुगर, शुगर ज्वाइंस टू यहां पे मान लो A आ गया, और फॉस्फोरस ज्वाइंस टू शुगर एंड शुगर ज्वाइंस टू से यहां पर G आ गया। ऐसे करके सिंगल रिंग्ड हो गया। बेटा ऐसा मत समझना कि मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस और शुगर की चेन जिगजैग बनाई है तो ये जिगजैग होती, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाई। दिस इज नॉट जिगजैग, ये जिगजैग नहीं होती है बेटा, इसको सिर्फ समझाने के लिए बनाया मैंने ताकि क्लियर दिखाई दे। अब बेटे देखो, इसमें आपस में कुछ बॉन्ड होंगे, जैसे हमने न्यूक्लियोटाइड में पीछे कुछ बॉन्ड बनाए। ये जो बॉन्ड बना हमारे पास फॉस्फेट और शुगर के बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है जी। फॉस्फेट और शुगर के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा जाता है बेटा। बोलो क्लियर और नॉट। और बेटे जो हमारे पास इस नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड है इसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। क्या क्या कह देते हैं बेटा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह देते हैं। तो एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे पास जब हम इसमें बॉन्ड बनाते हैं तो हम बोलते हैं फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फो डाइएस्टर, डाइएस्टर बॉन्ड होता है, ठीक। डाइएस्टर दोनों साइड से बनता है ना बेटा, तो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें इस तरह से बेस ज्वाइन करेगा नाइट्रोजनस, लेकिन ये जिगजैग नहीं होगी। दिस इज नॉट जिगजैग, प्लीज माइंड इट, दिस ओनली जस्ट टू मेक द क्लियर स्ट्रक्चर। क्योंकि बोर्ड में फिर ऐसे होना था ना, दो ही बेस आने थे, अगर मैं पूरा ऐसे बनाता तो मैंने थोड़ा बेस को एकोमोडेट करने के लिए ऐसे बनाया है। इट इज नॉट जिगजैग, माइंडेड, बार बार कह रहा हूं मैं। क्लियर हो गया? क्योंकि जिगजैग किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है। अब आरएनए जो होता है ना बेटे, वो आगे तीन तरह का होता है। आरएनए आगे तीन तरह का होता है बेटा। वो तीन तरह का आरएनए कौन सा होता है? नंबर वन फर्स्ट तरह का आरएनए जिसको हम बोलते हैं टीआरएनए। टीआरएनए, टीआरएनए का मतलब है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। कई लोग इसको बेटे सॉल्युबल यानी कि एसआरएनए का नाम भी देते हैं, एसआरएनए का नाम भी देते हैं, दैट इज सॉल्युबल आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, क्योंकि ये सेल सैप में डिसॉल्व हो जाता है और ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। अब इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती वो भी आगे समझाऊंगा मैं आपको, ठीक। फिलहाल टाइप्स देखो, टीआरएनए या एसआरएनए एक ही बात है। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए या फिर इसको सॉल्युबल आरएनए बोलते हैं, क्योंकि सेल सैप में डिसॉल्व होकर के ट्रांसफर होता है, मूव करता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी तरह का हमारे पास होता है
जिसको बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए, एमआरएनए बेटे इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। मैं यहां स्ट्रक्चर को डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे काम का नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक, ये बायोलॉजी में पढ़ाते हैं कि इसका क्लोवर लीफ मॉडल होता है, ये लीनियर होता है, मैं पढ़ा सकता हूं, मेरे को आता है। ठीक, क्लोवर लीफ मॉडल भी आता है और लीनियर स्ट्रक्चर भी आता है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं, टाइम वेस्टेज हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा हूं। ठीक, और बेफजूल जबरदस्ती कोई चीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। इसको एमआरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। दिस इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए को हम लोग आईआरएनए भी कहते हैं, आईआरएनए भी कहते हैं। आईआरएनए जो होता है ये हमारे पास इंफॉर्मेशनल आरएनए का नाम कहलाता है, इंफॉर्मेशनल आरएनए। ठीक है बच्चे। और तीसरी तरह का आरएनए हमारे पास होता है आरआरएनए। आरआरएनए बेटे, आरआरएनए जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मेरे प्यारे बच्चों, 10th में कम से कम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बायोलॉजी में। अभी भले ही हमें बायोलॉजी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, पर सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना। सेल के स्ट्रक्चर में हम एक बोलते पावर हाउस ऑफ सेल। यस, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल, जहां पे सेल के लिए एनर्जी बनती है। ठीक, उसमें बेटे हमारे पास एक जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, ठीक, अंदर की मेम्ब्रेन, उस पे एक छोटे छोटे से गोल गोल से पार्टिकल होते हैं जिनको बोलते हैं ऑक्सीजोम्स। ठीक, ऑक्सीजोम्स के अंदर बेटे हमारे पास फर्दर प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए क्या होता है? आरआरएनए भी होता है। हमारी बॉडी में जितना आरएनए पाया जाता है उसमें 80% हमारे पास आरआरएनए होता है। 80% इज आरआरएनए। क्लियर? तो ये राइबोसोम्स नाम के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। छोटे छोटे राइबोसोम्स, ठीक, छोटे छोटे राइबोसोम्स, दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। राइबोसोम्स में आरआरएनए पाया जाता है। राइबोसोम को बनाने के लिए आरआरएनए लगता है, तो राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल। क्लियर? छोटी ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल के अंदर की, उसके अंदर आरआरएनए होता है। अब देखो होगा कैसे, मतलब प्रोटीन बनती कैसे है ये, चलो पहले डीएनए समझ लेते हैं, फिर हम आएंगे इनके। वैसे बता देता हूं, देखो हमारे को किसी चीज प्रोटीन की जरूरत है, कोई प्रोटीन हमें चाहिए, तो हमारे सेल जो है उसको मैसेज मिलता कि ये प्रोटीन हमें चाहिए, है ना। तो डीएनए उस प्रोटीन को बनाने की कोशिश करता है। कैसे? डीएनए जो होता है, डीएनए बेटे वो आरएनए को मैसेज पहुंचाता है। कौन से आरएनए को? एमआरएनए को मैसेज देता है कि ये वाला प्रोटीन बनाना है। आरएनए को मैसेज देता है बेटा, मैसेज इन द सेंस कि ये कुछ ऐसे नाइट्रोजनस बेस देगा या कुछ ऐसे यू कैन से फंक्शनल ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, जिस फंक्शनल ग्रुप की वजह से हमें पता चलेगा ये वाला फंक्शनल ग्रुप इसका जुड़ेगा और आरआरएनए उसको रीड करेगा। जैसे समझ लो कि मिस्टर पुतिन ने मोदी साहब को कोई मैसेज भेजना है। अब पुतिन साहब को हिंदी नहीं आती और मोदी साहब को रशियन नहीं आती, है ना भाई, प्रॉब्लम ये है ना। अब पुतिन साहब ने अपने एक टाइपिस्ट के थ्रू या अपने मान लो किसी मैसेंजर के थ्रू मैसेज भेजा रशियन में, समझ में आई? रशियन में मैसेज पहुंचा इंडिया, और इंडिया में एक इंटरप्रेटर था जिसने रशियन लैंग्वेज को हिंदी में तब्दील किया, और हिंदी में तब्दील करके उसने मोदी साहब को वो सुनाया। ये एक फिनोमिना ले लिया हमने, है ना भाई। अब क्या है कि यहां पे पुतिन साहब ने जो लिखवाया वो डीएनए की तरह वर्क कर रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज लिखवाया, ठीक, और मैसेज किसको दिया? मैसेंजर को, है ना भाई। मैसेंजर, यहां पे मैसेंजर आरएनए था। मैसेंजर आरएनए ने ये मैसेज दिया आगे ट्रांसफर एजेंसी को, जिसने कि हिंदुस्तान तक वो मैसेज ट्रांसफर करना है बाय इंटरनेट और सो। मान लो पुराना जमाना होता तो कबूतर के साथ भेजते,
ठीक, बट अभी इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, तो इंटरनेट के थ्रू ट्रांसफर आरएनए ने वो मैसेज आगे भेजा। समझ में आई बेटा बात? ट्रांसफर आरएनए ने वो मैसेज भेजा। ठीक, पहले मैसेज मिला डीएनए से एमआरएनए को, एमआरएनए ट्रांसफर में आरएनए को बोला भाई ये चीजें चाहिए, तो ट्रांसफर आरएनए ने वो चीजें ढूंढी। ठीक, और ढूंढ करके लेके किसके पास गया? आरआरएनए के पास। समझ में आई? पहले डीएनए से मैसेज किसको गया? आईआरएनए या मैसेंजर आरएनए को। उसको मैसेज पहुंचा कि भैया ये वाला मैसेज, ये वाला प्रोटीन चाहिए। मैसेंजर ने वो किसको बताया? मैसेंजर ने वो बताया ट्रांसफर को कि भैया ये जाके ट्रांसफर करो। और ट्रांसफर ने वो सारी जगह से ढूंढे वो नाइट्रोजनस बेस सेल के अंदर जहां भी थे, ठीक, ढूंढ करके आगे ट्रांसफर किए। ट्रांसफर ने आगे जाके किसको दिए? आरआरएनए को दिए। अब आरआरएनए प्रोटीन की क्या करेगा? सिंथेसिस। तो आरएनए से आगे क्या बना? पॉलीपेप्टाइड बना इसकी इंफॉर्मेशन से। मतलब वही पुतिन साहब ने रशियन में क्या किया? एक मैसेज लिखवाया एंड पास दैट मैसेज टू मैसेजिंग एजेंसी कि भी ये मैसेज इंडिया पास ऑन कर दो। वो था मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ने अपने आगे टीआरएनए को मैसेज भेजा कि भैया ये इंडिया ट्रांसफर कर दो। तो टीआरएनए ने वो जाकर के आरआरएनए यानी इंडिया में वो मैसेज को पहुंचाया आरआरएनए तक। ठीक, अब आरआरएनए ने क्या किया? उसको ट्रांसलेट किया। किसमें ट्रांसलेट किया? हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और फर्दर वो ट्रांसलेट करके मोदी साहब को सुना दिया। तो ये पॉलीपेप्टाइड की क्या हो गई? फॉर्मेशन। एम आई क्लियर? तो बेसिकली डीएनए से आरएनए जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हुई, इसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोला? ट्रांसक्रिप्शन। तो पुतिन साहब ने जो मैसेज भेजा था, ठीक, वो ट्रांसक्राइब किया गया। ठीक है ना जी? किसको? आरएनए की तरफ दिया गया ना, ट्रांसक्रिप्शन की गई ना, उसकी लिखा गया ना उसको कि ये मैसेज है भाई, पहुंचाओ आगे। फिर आरएनए ने अपनी एजेंसीज ली, पूरी की पूरी रशिया ने पूरी एजेंसीज ली। उसमें एक मैसेंजर था, एक ट्रांसफर था, और उसने इंडिया तक पहुंचने के लिए अपनी एम्बेसी तक भेजा, दैट इज आरआरएनए। अब इंडिया में उनकी जो भी एजेंसी रही होगी, उसने क्या करना है? इसको ट्रांसलेट करना है और मैसेज को हिंदी में छोड़ना है। तो जो आरएनए से पॉलीपेप्टाइड तक मैसेज गया, इसको बोला ट्रांसलेशन। क्या बोला? ट्रांसलेशन। अब उस मैसेज की ट्रांसलेशन हो रही हिंदी में। ठीक, और मैसेज हिंदी में ट्रांसलेट होके प्रोटीन बन गया और पॉलीपेप्टाइड वो मोदी साहब के हाथ में आ गया, उन्होंने सुन लिया, समझ लिया, क्लियर हो गया। एंड दिस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, एंड फ्रॉम आरएनए टू पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. And this whole phenomena, that flow of information from DNA to RNA to polypeptide, it is called as central dogma. Central dogma. So central dogma is flow of information from DNA to RNA to polypeptide. इसमें दो phenomena, transcription and translation. Got it or not? समझ में आया? तो आरएनए तीनों तरह के समझ में आए कि नहीं आए? ठीक, और इनका फंक्शन समझ में आया? मैसेंजर आरएनए ने मैसेजेस को सेल में ट्रांसफर करना, इधर उधर भेजना है, मैसेज भेजना है भाई कि ये प्रोटीन चाहिए, ये प्रोटीन लाओ, वो प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन लाओ। ये मैसेंजर आरएनए का काम है, मैसेजेस भेजना। ट्रांसफर आरएनए ने उस प्रोटीन के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो ट्रांसफर करने हैं, जो उसको अमीनो एसिड चाहिए होंगे वो ट्रांसफर करने, वो ट्रांसफर आरएनए का काम है। और आरआरएनए ने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, वो प्रोटीन फैक्ट्री है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। तो भैया ये मैसेजेस पास करेगा, ये उस मटेरियल को ट्रांसफर करेगा और ये आगे प्रोटीन को बनाएगा अंडर द गाइडेंस ऑफ डीएनए। आर यू क्लियर? तो इनके फंक्शन भी समझ आए होंगे और ये भी समझ में आया होगा हाउ डीएनए फॉर्म्स बेसिकली प्रोटीन, कैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है। उम्मीद करता हूं पुतिन साहब और मोदी साहब का जो इंटरेक्शन मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आपको डीएनए से आरएनए से पॉलीपेप्टाइड तक का इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो ये आरएनए था। इज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी बात। हमारी बॉडी में आरएनए का काम था प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उसमें जनरली आरआरएनए कैसे वर्क करता है, जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल तक पास ऑन होता है और उसी तरह की कॉपीज बनाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेटा जिसको हम बोलेंगे डीएनए। डीएनए मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑब्वियसली फर्क यह है कि इसमें राइबोस की जगह डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी। ठीक, अब देखो बेटे डीएनए के लिए हमारे पास कई तरह के डीएनए हमारे को बताए जाते हैं। ए टाइप डीएनए, बी टाइप डीएनए, सी, डी, ई एंड जेड टाइप डीएनए। These are few types of DNA we know. A type DNA, B type DNA, C type DNA, E type DNA and Z type of DNA. हमारे को जो मॉडल पढ़ना है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, हमारे अंदर जो है वो कौन सा है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल वाला डीएनए है। यानी हम बी टाइप डीएनए को पढ़ते हैं। किसको, बी टाइप डीएनए को। सो बी टाइप डीएनए जो होता है इसका एक मॉडल दिया गया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल, ठीक है बच्चों। अब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो था वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके दिया जाता है और वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स है शारगाफ्स रूल्स। शारगाफ्स रूल्स। क्यों सोनिका जी, गलत तो नहीं बोल रहा? तो सोनिका जी मेडिकल की स्टूडेंट है ना, तो मेडिकल वालों को तो मेरे से ज्यादा आता होगा डीएनए आरएनए। फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि उनकी रिवीजन हो जाए और अच्छा ही बताऊं। शारगाफ रूल क्या कहता है? नंबर 1, शारगाफ रूल्स कहते हैं कि डीएनए में, ये डीएनए के बनाने के लिए वॉटसन एंड क्रिक ने यूज किए हैं शारगाफ रूल। ये कहता है जितना शुगर कंपोनेंट होता है बेटे उतना ही फॉस्फेट कंपोनेंट होता है। शुगर इज इक्वल टू फॉस्फेट ग्रुप्स। क्लियर होगी बात? जितने शुगर उतने फॉस्फेट। दूसरी बात कहता है कि प्यूरीन जितने होंगे उतने ही पायरीमिडीन होंगे। जितने प्यूरीन होंगे बेटा उतने ही डीएनए के अंदर पायरीमिडीन होंगे। प्यूरीन और पायरीमिडीन दोनों बराबर होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन डीएनए के अंदर बराबर होती है। तीसरी बात यह बोलता है कि ए हमेशा टी से ज्वाइन करता है एंड दैट टू बाय डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ए हमेशा टी से ज्वाइन करेगा और सी हमेशा जी से ज्वाइन करेगा। ए ज्वाइंस टू, मतलब एडेनिन ज्वाइंस टू थायमीन एंड साइटोसिन ज्वाइंस टू गुआनिन। यानी प्यूरिन पिरामिडिन से, पिरामिडिन प्यूरिन से तो बराबर तो होने चाहिए। सिंपल बात है। ये अगर क्या था, प्यूरिन ज्वाइन किससे कर रहा था? पायरिमिडीन से। ये अगर क्या था, पायरिमिडीन ज्वाइन किससे कर रहा था? प्यूरिन से। तो ऑटोमेटिकली यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते साइटोसिन एंड गुआनिन में। यानी ए ज्वाइंस टू टी बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इनमें आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक। एंड सी ज्वाइंस टू जी विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और चौथा रूल ये कहता है कि ए प्लस टी डिवाइडेड बाय सी प्लस जी, ये रेशो किसी भी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट हुआ करती है। ये रेशो किसी भी स्पीशीज के लिए कांस्टेंट हुआ करती है। उसी से हमें स्पीशीज का पता चलता है बच्चों। जैसे भेड़िया और कुत्ता, देखने में अगर एक कुत्ते की एक ब्रीड आती है, ठीक बिल्कुल भेड़िए की तरह, है ना, हस्की, बिल्कुल सही, ठीक। हस्की इज द ब्रीड ऑफ डॉग, रादर बिल्कुल दिखता कैसे है हमारे को? एग्जैक्टली लाइक भेड़िया। अब हमें कैसे पता चला है भेड़िया क्यों कुत्ता है? शक्ल तो सेम है, सब कुछ सेम है। ये रेशो इज रिस्पॉन्सिबल। बच्चे समझ में आई बात? हम मंदिरों से बने हैं। ह्यूमन बीइंग्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम दैट ऑफ
मंकीज कहा जाता है ना ऐसा। फिर मंकी और हमारे में फर्क क्या है? इस रेशो का फर्क है भाई। हर स्पीशीज के लिए रेशो डिफरेंट होती है और उसी से पता चलता है एक फैमिली के अंदर कई सारी चीजें होती है। जैसे कुत्ता जिस फैमिली में आता है उसी फैमिली में शेर आता है, कैनिनी फैमिली होती है ये। उसी में वॉल्फ आता है, उसी में बिल्ली आती है। फैमिली सेम है तो फिर ये अलग अलग क्यों है? इसमें A+T डिवाइड बाय C+G की रेशो डिफरेंट है। तो हर स्पीशीज के लिए ये रेशो डिफरेंट होती है, ठीक उसी से स्पीशीज को हम अलग अलग करते हैं। बोलो मेरी बात क्लियर हुई? ये शारगाफ रूल है। अब इसको यूज करके वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया था। वॉटसन एंड क्रिक ने कहा कि डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। डबल हेलिकल यानी कि इसमें 2 स्ट्रैंड्स होंगी और वो 2 स्ट्रैंड्स कुछ यहां पे मैं बना रहा हूं सिंपल तरीके से कि phosphorus will join with sugar, sugar will join to phosphorus, phosphorus will join to sugar, sugar will join to phosphorus, phosphorus will join to sugar, and sugar will join to phosphorus, then further sugar, etc., etc. Sugar joins with nitrogenous base, sugar joins with nitrogenous base, sugar joins with nitrogenous base, and sugar joins with nitrogenous base. Say this is A, this is T, this is C, and this is G. अब यहां पे भी ये इसकी पहली स्ट्रैंड हो गई, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट स्ट्रैंड। और सेकंड स्ट्रैंड यहां पे phosphorus is joined to sugar, sugar is joined to phosphorus, phosphorus further joins to sugar, it joins to phosphorus, which further joins to sugar, which joins to phosphorus, which further joins with sugar, और sugar आगे ज्वाइन करेगी with nitrogenous base, sugar आगे ज्वाइन करेगी with nitrogenous base. Clear? Now A always joins with T, A always joins with T obviously, and that too by 2 hydrogen bonds. There are 2 hydrogen bonds, ठीक, and T joins to A again by 2 hydrogen bonds. Clear? Whereas C joins to G by 3 hydrogen bonds, by 3 hydrogen bonds, and G joins to C again by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्लियर? और हम ये जानते थे फॉस्फेट और शुगर में जो बॉन्ड होता है बेटे वो कौन सा होता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. याद है ये कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ये बॉन्ड तो वही रहेंगे. और नाइट्रोजिनस बेस और शुगर में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स और नाइट्रोजिनस बेस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स. इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है. पर इधर खास बात ध्यान देना बेटा, अगर हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाए, न्यूक्लियोटाइड की तरफ ले जाता हूं मैं 2 मिनट के लिए, जरा आप ध्यान दीजिएगा न्यूक्लियोटाइड पे. आप न्यूक्लियोटाइड में आप देख रहे हैं यहां पे ये वाला कार्बन जो है ये फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है, ठीक. और अगर मैं इसकी नंबरिंग करता था तो आपको याद होगा हम यहां से नंबरिंग करते शुगर की भाई 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा. यहां बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है 5th कार्बन और यहां पार्टिसिपेट फॉस्फेट के साथ कौन सा करता है? 3rd कार्बन. या तो ये OH पार्टिसिपेट करता है या इसके साथ जुड़ा हुआ OH पार्टिसिपेट करता है फॉस्फेट के साथ. आगे तो चलो 1st कार्बन से जुड़ रहा है ना. नाइट्रोजिनस बेस ऑलवेज जॉइंस टू 1st कार्बन. 1st कार्बन के OH के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है. लेकिन फॉस्फेट ईदर जॉइंस टू 5th कार्बन और इट जॉइंस टू 3rd कार्बन. क्लियर? अगर 5th कार्बन से ज्वाइन हुआ फॉस्फेट तो 3rd कार्बन फ्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? जैसे यहां पे 5th कार्बन से ज्वाइंट है 3rd कार्बन फ्री है ना, तो इसको बोलते 3 डैश एंड. क्या बोलते हैं? 3 डैश एंड. और अगर 5th कार्बन फ्री हुआ 3rd के साथ ज्वाइन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? 5 डैश एंड.
तो इसी तरह से जो ये चेन्स होती हैं, चेन्स में अगर ये फॉस्फेट ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक, थोड़ा यहां पे अगर फॉस्फेट जुड़ा है 5th कार्बन के साथ और इसका 3rd कार्बन फ्री है, तो इसको हम, यहां इसका 5th कार्बन फ्री है मान लो, 3rd कार्बन से जुड़ा है, यहां फिर 3rd कार्बन फ्री, कोई एक तो होगा ना, से अगर ये 5' एंड है, यानी इसका 5th कार्बन फ्री है, मान लो 3rd कार्बन से जुड़ा है, या 3' एंड बोल देते, ठीक, 5th कार्बन से जुड़ा है तो 3rd कार्बन फ्री है, 3' एंड, तो ये 5' एंड होगा। अगर एक साइड 3' एंड होगा तो दूसरी साइड, एक ही चेन में अगर एक साइड से 3' एंड होगा, दूसरी साइड से 5' एंड होगा, और दूसरी चेन इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी अगर 3' तो यहां पे 5' एंड, अगर यहां 5' तो यहां पे 3' एंड, यानी 5' के आगे 3' होता है, 3' एंड के आगे 5' होता है, यानी एक साइड अगर 5th कार्बन फ्री है शुगर का, तो दूसरी साइड 3rd कार्बन फ्री होगा शुगर का, दूसरी चेन में। क्लियर, समझ में आया? और चेन का एक पार्ट अगर 3' है तो दूसरा पार्ट 5' है, इसलिए चेन्स को कॉम्प्लीमेंट्री चेन्स बोला जाता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर, समझ में आया? अब हम बोल रहे हैं कि ये तो इसका बेसिक फ्रेमवर्क हो गया, लेकिन हमने इसको बोला इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो वॉटसन एंड क्रिक बोलता है कि इसका हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे हेलिक्स है, और ये राइट हैंड साइड कॉइल है बच्चों। कैसा है? राइट हैंड साइड कॉइल, यानी राइट साइड को रोटेट होती है यूं करके। अगर मैं इसमें एक कॉमन एक्सिस बना देता हूं, से दिस इज अ कॉमन एक्सिस, ये कॉमन एक्सिस है, इस कॉमन एक्सिस के अराउंड अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, इस कॉमन एक्सिस के अराउंड अगर ये मूव कर रहा है, ठीक, तो ये राइट हैंड साइड कॉइल बनाएगा। कैसी बनाएगा? राइट हैंड साइड कॉइल, यानी यूं राइट साइड को मुड़ेगी। जैसे ये है, सीढ़ियां देखिए कभी, सीढ़ियां ऐसे वाली गोल गोल, तो ये ऐसे ही है, ये गोल गोल राइट हैंड साइड कॉइल बनाएगा। समझ में आई दोनों स्ट्रैंड्स? अब इसमें अगर हम ये बोलेंगे एक ट्विस्ट की दूरी यहां से यहां तक, एक ट्विस्ट की दूरी अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक मॉडल 34 एंगस्ट्रॉम्स की होती है। लेंथ पर ट्विस्ट की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, और राइट हैंड साइड कॉइल है, भूलना नहीं, राइट हैंड साइड कॉइल। ठीक, अगली बात, पर टर्न देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स, पर टर्न देयर आर 10 न्यूक्लियोटाइड्स, एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस बताओ। अगर एक टर्न 34 एंगस्ट्रॉम का है और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है पर टर्न, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स, बोलो क्या होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम्स होगा कि नहीं? है ना, 34 टोटल, इसमें 10, तो 34 डिवाइडेड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। इसमें अगर हम विड्थ देखें इसकी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के करीब इसकी विड्थ होती है। विड्थ इज 20 एंगस्ट्रॉम ऑलमोस्ट। इसमें 2 तरह के ग्रूव देख रहे हो आप, एक ये जो थोड़ा सा अंदर को गया, इसको बोलेंगे शैलो ग्रूव। ठीक, शैलो ग्रूव जो होता है ये 12 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक ये जो बहुत अंदर को चला गया है ना भाई, तो इसको बोलेंगे डीप ग्रूव। 22 एंगस्ट्रॉम्स का होता है। डीप ग्रुप 22 एंगस्ट्रॉम का, शैलो ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉम का, लेकिन विड्थ जो होती है डीएनए की
इसमें बीच में बेस पेयर्स हैं, जैसे मैंने बोला 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे करके पर टर्न जुड़े हुए होंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ऐसे करके ठीक, पर टर्न 10 न्यूक्लियोटाइड ऐसे करके हमारे पास डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। बोलो बेटे क्लियर होता है? मैंने कहा कि एक चेन अगर एक साइड से 3' है तो दूसरे साइड से क्या है 5' है। इसकी ऑपोजिट चेन अगर यहां 3' एंड है तो यहां 5' एंड है। 3' 5' का मतलब है कि कौन सा कार्बन फ्री है। अगर राइबोज शुगर का 3rd कार्बन फ्री है तो 3' एंड, 5 कार्बन फ्री है तो 5' एंड है। बोलो इज इट क्लियर? तो डीएनए का वॉटसन एंड क्रिक मॉडल समझ में आता है तुम्हारे को? हाँ जी। तो ये वॉटसन एंड क्रिक मॉडल था बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पर टर्न हमने क्या बोला, पर टर्न 10 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, टोटल पर ट्विस्ट दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, विड्थ 20 एंगस्ट्रॉम, शैलो ग्रूव 12 एंगस्ट्रॉम, डीप ग्रूव 22 एंगस्ट्रॉम, पर टर्न 10 न्यूक्लियोटाइड, एक एंड 3' एंड, दूसरा एंड 5' एंड, 3' के सामने 5', 5' के सामने 3', A joins to T with the double hydrogen bond and C joins to G with the triple hydrogen bond, and बाकी शारगाफ रूल्स हमारे पास हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज कर रहे हैं। बोलो इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? इट्स अ राइट हैंड साइड कॉइल। एक और बताता हूं, यहां पे जो Z टाइप ऑफ डीएनए है ना पुत्र, ये एक अलग, इसमें फॉस्फेट शुगर जो है वो स्ट्रेट चेन थी, लेकिन अगर Z टाइप ऑफ डीएनए की बात करेंगे, ये बनाने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता रहा हूं शौक के लिए, Z टाइप में जिगजैग जिगजैग चेन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, जिगजैग चेन ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट होती है, और ये थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ब्रॉडर, 51 एंगस्ट्रॉम्स का, 20 एंगस्ट्रॉम की जगह 51 एंगस्ट्रॉम्स का। खास बात, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉइल होता है। बाकी डीएनए कैसे होते हैं, राइट हैंड साइड कॉइल, ये लेफ्ट हैंड साइड कॉइल होता है Z टाइप। और बेटे जी ये शॉर्टर होता है, ये बाकी डीएनए से सबसे शॉर्टर होता है, ये Z टाइप की बात। बेटा एक क्वेश्चन ना आपको पेपर में पूछा गया था, ठीक, बहुत साल पहले सीबीएसई पीएमटी के नाम से होता था, तब ये पूछा गया था। कहा यह गया कि डीएनए का कायरल नेचर किसकी वजह से है। डीएनए के मॉलिक्यूल में जो कायरलिटी है वो कायरल नेचर किसकी वजह से, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, शुगर की वजह से, या फॉस्फेट शुगर की बैकबोन की वजह से, या नाइट्रोजनस बेस की वजह से। याद रखिए फॉस्फेट शुगर, हमारे पास जो कायरल नेचर है डीएनए का वो इसके राइबोस कंपोनेंट की वजह से है, डीऑक्सीराइबोस, शुगर की वजह से। कायरलिटी ऑफ डीएनए, कायरलिटी ऑफ डीएनए इज ड्यू टू शुगर कंपोनेंट, शुगर कंपोनेंट। हालांकि मैं इसको नहीं मानता था, जब ये क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से फास्फोरस और शुगर की जो बैकबोन है, क्योंकि जब तक वो फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड बनाता है तब वो क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है। जब तक वो फॉस्फोरिक एसिड होता है तब तक कायरल नहीं होता, लेकिन जब वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना के फॉस्फेट बना देता है तब वो कायरल हो जाता है, क्योंकि उसमें दो साइड से ओ का बॉन्ड बनेगा, उस साइड एंड अलग, दूसरी साइड एंड अलग, एक साइड OH रहेगा, एक साइड डबल बॉन्ड ओ रह जाएगा। तो मेरे हिसाब से फॉस्फेट शुगर की बैकबोन वाज द रीजन, बट पीएमटी ने एक आंसर दिया था शुगर कंपोनेंट, इसलिए मैं तुम्हें शुगर कंपोनेंट ही करवाना चाहूंगा, क्योंकि कायरल तो वो भी है, कायरलिटी तो उसकी वजह से भी है। बोलो क्लियर? समझ में आया? सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितनी तरह के डीएनए हैं, उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। ठीक बेटा, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल तो है ही, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, अपनी तरह की कॉपीज बनाता है। ठीक, उसको डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है। हम उसको नहीं पढ़ रहे, हमारा किसी काम का थोड़ी है यार,
बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है जी, रेप्लिकेशन फोर्क एंड सो, ठीक, वो बायोलॉजी वाले पढ़े, अपने को उसको नहीं पढ़ना है। बट डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, ये जरूर याद रखना है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, ये जरूर याद रखना है भाई। क्यों याद रखना है बेटे? जब डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, तो एक तो इसकी स्ट्रैंड रहती है, एक उसके ऊपर न्यू स्ट्रैंड बनती है, यानी आधा पुराना आधा नया, इसलिए क्या बोला? सेमी कंजर्वेटिव। सो डीएनए का जो नेचर होता है, यानी रेप्लिकेशन होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। इसमें एक पुरानी स्ट्रैंड यूज होती है और एक उसके ऊपर नया बनती है। क्लियर हो गई बात? तो वो बायोलॉजी का काम है, हमारा नहीं। मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया, बाई चांस कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? एनी डाउट्स? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इन केमिस्ट्री फॉर दैट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। सो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे differences between RNA and DNA। ठीक, से मैंने यहां RNA लिख दिया और से मैंने यहां DNA लिख दिया। ठीक, इसमें डिफरेंस क्या क्या है? देखो बेटे, पहले तो कंपोनेंट्स में डिफरेंस देखते हैं। आरएनए में राइबोस शुगर होती है, राइबोस शुगर इज प्रेजेंट। ठीक है जी। जबकि डीएनए में क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोस शुगर इज देयर, डी ऑक्सी राइबोस शुगर इज प्रेजेंट। सो इसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी तुम्हें बता चुका हूं मैं पहले से, है ना। फिर आरएनए जो है उसमें यूरासिल इज प्रेजेंट, थायमीन इज नॉट प्रेजेंट, थायमीन इज नॉट प्रेजेंट, थायमीन इज नॉट फाउंड। Whereas DNA में थायमीन इज प्रेजेंट, थायमीन इज प्रेजेंट, but uracil is absent, uracil is absent। ठीक है जी। डीएनए में यूरासिल नहीं होता, आरएनए में थायमीन नहीं होता। हालांकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर ना बेटा, वो एक दो बायोलॉजी वाले टीचर बताएंगे आपको कि यहाँ पे देखो डीएनए के अंदर भी हमारे पास यूरासिल है, वो एक आधा एग्जाम्पल है। ठीक, अदरवाइज ये तो हो गया इसमें कंपोनेंट्स के बेसिस पे। अगली बात, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, जबकि डीएनए आपको समझ में आता है डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, क्लियर। आरएनए जो है वो बेटा हमारी बॉडी में अलग काम करता है, बट इट इज, हम ये कह सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक मटेरियल ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एक्सेट्रा ना, लोअर ऑर्गेनिजम्स। And in higher organisms works in protein synthesis etc, protein synthesis etc। ठीक है जी। जबकि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल of higher organisms and master molecule of the body,
मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ सेल। सेल का मास्टर मॉलिक्यूल, मास्टर माइंड यही है भाई, जो भी सेल के अंदर होना है इसी ने करवाना है। तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ठीक है जी। नाउ एक स्पेशल क्वेश्चन लास्टली, जो कि पेपर में कई बार पूछा जाता है, वो ये कि हमसे ये पूछा जाता है कि जो डीएनए या जो आरएनए होता है उसकी स्ट्रैंड्स दी जाती है और दूसरी स्ट्रैंड पूछी जाती है। जैसे हमें बोला कि एक डीएनए है और उसकी बेस सीक्वेंस हमें दे दी गई है ACTGAAT। बोला इसके ऊपर बनने वाला आरएनए उसकी स्ट्रैंड बताओ। इसके ऊपर बनने वाला आरएनए उसकी स्ट्रैंड बताओ। तो हमें इसके कॉम्प्लीमेंट्री चलना है। ए किससे ज्वाइन करता है भाई? टी से। पर क्या आरएनए में टी होता है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे? यू। टी की जगह आरएनए में क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। ठीक। सी के साथ क्या ज्वाइन करता है? जी। टी के साथ क्या ज्वाइन करता है? ए। सी, जी के साथ सी, ए के साथ यू, यहां पे भी यू और यहां पे ए। ये आरएनए स्ट्रैंड आ गई। क्लियर? पर अगर कल को आपको डीएनए की स्ट्रैंड इसकी पूछी होती, ठीक, अगर इसी की ये मास्टर कॉपी है और इसके डीएनए की ही दूसरी स्ट्रैंड पूछी होती, तो फर्क क्या होता भाई? यू की जगह सिर्फ टी लगाते, यहां बोलते ये, यहां पे क्या आएगा? टी। इसके कॉम्प्लीमेंट्री देख रहे हैं, इसके नहीं। और सी की जगह क्या देखते? जी। टी की जगह क्या देखते? ए। सी की जगह जी के साथ क्या लगाते? ए के साथ क्या लगाते? टी, टी और यहां ए। बोलो क्लियर? अब हमको चाहिए ये स्टैंड दी हो, ये पूछी हो, ये स्टैंड दी हो, ये पूछी हो। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बहुत बार पूछा जाता है बेटा जी। आगे बात समझ में? तो ये स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन हमसे जनरली पूछा जाता है। ठीक, वो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि डीएनए पे आरएनए स्टैंड कैसा, आरएनए पे डीएनए स्ट्रैंड आगे कैसा बनेगा। ठीक, या डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड कौन सा होगा। अगर आपको बोले इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड डीएनए का बताओ तो ये हो गया, और इस पे बनने वाला आरएनए का स्टैंड बताओ तो ये हो गया भाई। क्लियर हो गया? या कोई मिसिंग कोडोन इसमें से दे दिया जाता है, कोडोन समझते हैं, जो इसका छोटा पार्ट है वो कोडोन, तो मिसिंग कोडोन कोई दे दिया, मिसिंग कोडोन ढूंढने की कोशिश की। बेटा जो हम म्यूटेशन की बात करते हैं ना, म्यूटेशन, चेंजेस, जैसे बेटे हम लोग बिल्कुल अपनी मम्मी या पापा की तरह नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज हमारे में आता है। ऐसे ही बहुत बिगर कंस्पिशियस चेंजेस जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशंस। ठीक है, तो म्यूटेशन जो होती है वो डीएनए में जो सीक्वेंस है उसके चेंज हो जाने की वजह से हो सकती है, या डीएनए का कोई सीक्वेंस जो खराब हो जाए उसकी वजह से हो सकती है। ठीक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कई बार सुना होगा। ठीक, जब कभी किसी केस में किसी को, यू कैन से कल्प्रिट को देखना होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं ना बेटा, क्योंकि दुनिया में किन्हीं दो आदमियों का डीएनए सेम नहीं होगा, बेस सीक्वेंस में फर्क रहेगा ही रहेगा, रेशो भले ही सेम रहेगी, ए प्लस टी बाय सी प्लस जी में भी सेम, बट ऊपर नीचे दाएं बाएं कोडोन्स अलग अलग होते हैं। सो दिस इज न्यूक्लिक एसिड्स। उम्मीद करता हूं न्यूक्लिक एसिड पूरी तरह समझ में आए। ठीक।